रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह सावरी रसोई से नाश्ता लिए हॉल में आती है कि उसकी नजर दरवाजे की तरफ तेजी से भागती हुई उसकी ननद मीनल पर जाती है और वो उसे टोकते हुए कहती है, ए ननदिया, सरपट काहे दौड़त हो? जाए से पहले पेट पूजा तो कर ला। भाभी टोके बिना चैन नहीं है ना आपको। मैं लेट हो रही हूँ, निकलने दो। हाँ तो जल्दी क्यों नहीं उठती? अभी क्या बिना कुछ खाए घर से निकल जाएगी? माँ को पता चला तो गुस्सा करेंगी। ठीक है भाभी, जल्दी से ब्रेड पर बटर लगा कर दे दो, मैं खाते खाते निकल जाऊंगी। अरे खड़ी क्या हो, जल्दी करो ना। सावरी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है और मीनल अपना सर पकड़ खुद ही डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगती है। कुछ ही देर में सावरी हाथों में सत्तू से भरा ग्लास लेकर आती है और कहती है, सत्तू पी लो भरपेट, नाश्ता हो जाए तो हार। अब ये सत्तू क्या नया आइटम है भाभी? इको भोजपुरी ड्रिंक कहते हैं ननदिया, गांव से मंगाए हैं हम। पूरा गिलास गटक लो, पेट भर जाई है और ताकत भी मिली है। अरे जिसका पेट 4 पराठे खाकर नहीं भरता, उसका इस एक गिलास सत्तू पीने से गला भी तर होगा क्या? भाई अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, वरना जरूर बताती आपको। लाओ भाभी, जो भी है सत्तू पत्तू दे दो, मैं पीकर निकलूं। तभी सावरी उसे सत्तू का शरबत दे देती है, जिसका एक घूंट पीते ही मीनल चटकारे लेते हुए कहती है, इस सत्तू में तो नमक नींबू का गजब स्वाद आ रहा है। क्या ड्रिंक है भाभी? मुझे लगा ये मीठी होगी। ये बिहार का सतुआ है ननदिया, मुंह का स्वाद बदल देता है और साथ ही पेट के ठंडक पहुंचाता है। अभी जल्दी पीकर खिसको यहाँ से। तभी मीनल फट से सत्तू से भरा पूरा ग्लास खाली कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ देर में विपान भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। सावरी को बिहारी सत्तू बड़ा भाता था, जिसके चलते उसने अपनी माँ को कहकर गांव से 2 किलो सत्तू मंगवा कर ससुराल रखा था और सुबह शाम वो सत्तू का शरबत ही पिया करती। एक रोज जब वो किचन में सत्तू घोल रही होती है, तभी उसकी सास उर्मिला रसोई में आकर कहती है, बहू तो इस समय बेसन घोलने बैठ गई। इतनी गर्मी में पकोड़े तलने का इरादा है क्या? कौन ससुर का नाती बेसन घोल रहा है सासू माँ? हम तो सत्तू घोल रहे हैं पीने के लिए। आप पियेंगी क्या सत्तू? ये तो बगल वाली कांता के छोरे का नाम है बहू। सासू माँ, उनका नाम सतीश है। सत्तू सत्तू तो प्यार से बुलाते हैं लोग, और कांता के छोरे सत्तू को काहे घोलेंगे हम? ये हम गांव से सत्तू मंगाए हैं ना, उसे ही घोल रहे हैं। हमको पीने में बड़ा नीक लगता है। अरे नास पिटी, इसकी जगह पानी में रूह अफ़ज़ा घोल ले। गर्मी में ठंडे शरबत पीने से थोड़ी ताजगी तो आएगी। सासू माँ, डॉक्टरवा आपको मीठे से परहेज बताए हैं, फिर भी आपको मीठा शरबत पीने का तलब रहता है। हमरी मानिए, ये सत्तू शरबत पीजिए, बुढ़ापे में फुर्ती आएगा और पेट में ठंडक भी बनी रहेगी। अरे मेरे पेट में कौन सी आग लग रही है और इसको पीकर ठंडक हो जाएगी। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी उनके पड़ोसन कांता एक प्लेट में लिट्टी चोखा लिए हुए उनके घर आती है और आवाज देते हुए कहती है, उर्मिला बहन कहाँ हो? घर में ही हूँ कांता। हाय, देसी घी की खुशबू आ रही है। क्या लाई है प्लेट में? देसी घी के लड्डू? अरे मीठे की दीवानी, लड्डू नहीं लिट्टी है। मैंने घर पर बनाए थे तो सोचा तेरी बहू के लिए भी ले आऊं। अरे वो तो वैसे भी अपनी माँ से हर महीने कुछ ना कुछ खाने को मंगवाती ही रहती है। तू मेरे लिए ही कुछ ले आती। तू बैठ, मैं चाय बनवाती हूँ। अरे पागल है क्या? इस सड़ी गर्मी में मुझे चाय नहीं पीनी। अरे कुछ ठंडा ठंडा पिला दे। ओहो तेरे नखरे। बहू, अरे ओ बहू, जरा ठंडा शरबत तो ले आ। उर्मिला के आवाज लगाने पर सावरी ट्रे में शरबत की जगह सत्तू लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, तेरे कानों में खराबी है क्या? ये क्या उठा लाई? उठा नहीं, बना लाए हैं सासू माँ सत्तू का शरबत, और ठंडा करे खातिर बर्फ भी डाल दिए हैं। सत्तू का शरबत? हाय हाय, मुझे तो लगा था कि सत्तू खाली खाया जाता है, लेकिन पहली बार देख रही हूँ कि सत्तू पिया भी जाता है। एक गिलास मुझे भी पकड़ा दे। हाँ हाँ, ई लियो काकी, हम बनाए हैं। सासू माँ, आपका ताक रही हो, पियो ना। तभी सावरी दोनों को सत्तू पीने को देती है, साथ ही खुद भी पीती है। तभी कांता और उर्मिला एक साथ बोल पड़ती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और का, हम तो पहले ही कह रहे थे कि बढ़िया है। सासू माँ ही ना ही पी रही थी। आहा हा हा, मजा आ गया ये सत्तू पीकर। ले बेटी,
मैंने लिट्टी चोखा बनाया था। आई हो दादा, ससुराल में आकर तो हम ही लिट्टी चोखा के स्वाद को कितना याद करते रहे। आंटी जी, सत्तू भर के बनाई हो ना? हाँ हाँ, नहीं यकीन तो खाकर देख ले। ये भी सत्तू से बनता है बहू? बिल्कुल, ये लिट्टी के अंदर सत्तू ही भरा जाता है। आप जानती नहीं है सासू माँ, ये सत्तू बड़े फायदेमंद चीज है। इको खा भी सकत हैं और शरबत के जैसन पी भी सकत हैं। हाँ, पीकर तो मैंने देख लिया, अभी खाकर भी देखने दे। तुम दोनों सास बहू बैठ कर खाओ, मैं चलती हूँ, घर खुला छोड़ कर आई हूँ। पीछे से कोई घुस गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना कहकर कांता वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू साथ बैठकर लिट्टी चोखा खाती है। समय बीतता है। अब सावरी के साथ साथ उसकी सास भी रोज सुबह सत्तू पीने लगती है। एक रोज नाश्ते के समय खाना परोस रही सावरी को उर्मिला कहती है, बहू, आज खाने का जी नहीं कर रहा, तू मुझे एक गिलास सत्तू ही पिला दे। यहाँ हमरे पीने के लिए सत्तू नहीं है तो आपको कहाँ से पिला दे? नहीं है मतलब खत्म हो गया क्या? और क्या, अब क्या 2 किलो सत्तू 2 साल तक पियोगी का? अब तुम रोज रोज पियोगी तो खत्म ही होगा ना। कभी एक गिलास सत्तू मुझे पूछा है? अभी हम क्या सत्तू शरबत वाली लग रहे हैं कि बनाते वक्त एक एक से पूछेंगे कि पियोगे कि नहीं? अरे आपको मना किए हैं क्या कभी हम? वैसे सच में भाभी, सत्तू तो बड़ा मजेदार था आपका। उस दिन सत्तू पीकर गई थी, मुझे लंच तक भूख का एहसास नहीं हुआ, वरना लंच तक तो मैं 2 बार कैंटीन से समोसे खाती थी। क्या बात है सावरी, इस घर में सत्तू पीने वाली पहले तुम अकेली थी। अभी माँ और ये मीनल भी सत्तू के गुण गाए जा रही हैं। अभी गुण गाने से क्या होगा, सत्तू तो खत्म हो गए है। इसलिए सुनिए, शाम को आते वक्त बाजार से तनिक लेते आइएगा। ठीक है, अभी खाना खाने दो। सभी नाश्ता करने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन विवान सत्तू नहीं लाता, तो वो खुद ही दुकान से भुने हुए चने लाकर उन्हें घर में पीसकर सत्तू तैयार करती है और अपनी सास के साथ सत्तू पीते हुए कहती है, सासू माँ, हमारी खोपड़ी में एगो आइडिया आया है इस सत्तू को लेकर। बोले? हाँ हाँ बोल। हम सोच रहे थे कि हम अपने मोहल्ले वालों को भी सत्तू बनाकर पिलाएं। उनको बताए कि इस सत्तू के जबरदस्त फायदे होते हैं। काहे कि लोग बाग बंद डिब्बा जूस पीते रहते हैं, लेकिन अपन देसी पेय पदार्थ को तो भूलते ही जा रहे हैं। ये तो सही कह रही है। मैं भी सत्तू को गांव की चीज समझकर पहले पीती नहीं थी, लेकिन इसको पीने से मेरा मीठा पीना कम हो गया, खाना पचने भी लगा और फुर्ती भी रहती है अब शरीर में। इस तरह सास से सलाह मशवरा करके तभी कांता कहती है, अरे वाह उर्मिला की बहू, ये मीठा सत्तू तो बहुत बढ़िया बना है। तूने तो मोहल्ले वालों को भी सत्तू पिला दिया आज। जो नहीं जानते थे कि सत्तू क्या होता है वो भी जान गए होंगे। बिल्कुल, अरे गर्मियों में सत्तू पीना पिलाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसको पीकर हम खुद को अपनी मिट्टी से जुड़ा महसूस करते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर सत्तू पीते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी देसी पेय पदार्थ सत्तू पिया है? अगर हाँ, तो कैसी लगी आपको ये सत्तू पीने वाली बहू की कहानी? हमें कमेंट में बताना। प्रीत रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसके जेठानी सुमन वहाँ आकर उसे बोलती है, प्रीत, भोजना की तैयारी નથી થયો, તાને ખબર ના છે તે આવનો કે સાથે ભોજન માંગે છે। मेरी गल सुन लो, मैं तुहाडी सारियां दी नौकरनी हैगी, जेड़ा आंदा बस ऑर्डर ही देई जांदा। છે પણ હું કબ તમને ઓર્ડર દેવું છું? તૈયારે જા પૂછ્યું કારણ કે તેમના આવવાનો સમય આવી ગયો છે। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਕੜਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਠਾਣੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੇਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। શું તમે આપને મુંહ में બોલી જાવો છે? મારી સામે બોલો, પછી હું તમને કહીશ। मैं कुछ नहीं किया, तुसी जाओ, मैं आपे रोटी लेके आजू। सुमन रसोई से बाहर चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद ही उसका पति गौरव और देवर अमन घर आते हैं। दोनों आकर बैठे ही होते हैं कि तभी उनकी माँ परमिंदर भी वहाँ आती है और बोलती है, आगे बेटा, चलो मैं बहू को कहती हूँ खाना लगा दे। तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, पूरा दिन काम करके थके हारे लौटे हैं मेरे बेटे। हाँ माँ, लगी तो है, पर पहले मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हम सब मिलकर रोटी खाएंगे। दोनों भाई फ्रेश होने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर खड़ी सुमन अपनी सास को बोलती है, માજી, તમારી નની વહુએ અભી તકે ભોજના તૈયાર કર્યું નથી।
तमने भोजना क्यान थी लाऊ। कोई गल नहीं पुत्र जी, तू मदद कर दे उस दी, तू भी ता करी सकती है काम। तभी प्रीत खाना लेकर रसोई से बाहर आती है और आते वक्त अपनी जेठानी की बातें सुन लेती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खाना टेबल पर लगा देती है। कुछ देर में दोनों भाई भी फ्रेश होकर खाना खाने आते हैं। सभी खाना खाने बैठ रहे होते हैं। तभी प्रीत अपनी जेठानी की बात का जवाब देते हुए बोलती है। मेरी गाल सुन लो भाभी जी, तुसी ना जो भी कहना ना वो मिन्नू कहो, मेरे पिठ पीछे ना कया करो। नाले ना मिन्नू ना सिखाओ मिन्नू की करना है ता की नहीं। હું સ્પષ્ટ બોલું છું, આને મારી જીવા લડતો નથી। मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। तुम्हारे परिवार वालों ने तमने आ सिखाव्यो छे। जे मेरे करदिया बारे एक गल भी कही ना ता मैं चुप नहीं रहने वाली। मैं दस दिनी आ तुहानू, तुमसे खराब कोनो है भी नहीं। दोनों की तू मैं सुनकर उनकी सास परमिंदर, गौरव और अमन परेशान हो जाते हैं। ऐसे में दोनों को चुप करवाने के लिए परमिंदर बीच में बोलती है। चुप हो जो तुम दोनों। एक तना तुसी दोना अपनी अपनी भाषा नु साइड रख के हिंदी बोलिया करो। मम्मी जी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਮਲਿਆਲਮ ਥੋੜੀ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬਕਬਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। बहू, मानती हूँ हम पंजाबी हैं, मैं भी कभी कभी पंजाबी बोल लेती हूँ, लेकिन हम शुरुआत से ही दिल्ली में रहे हैं, हिंदी बोलते हैं। तो तुम दोनों भी अब यहीं की आदत डालो और हिंदी ही बोला करो। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। मैं एक नू नहीं दोनों नू बोल रही हूँ। मेरे लिए दोनों बराबर हो। मैं कदे भी तेरे या ओदे विच फर्क नहीं किता। देवरानी जेठानी की लड़ाई में अब सास भी घुस चुकी थी, लेकिन दोनों भाई अब तक बीच में नहीं बोले थे। लड़ाई को गहराई में जाता हुआ देखकर अमन अपने बड़े भाई से बोलता है। भैया आपको क्या लगता है आज की इस लड़ाई के बाद हमको खाना मिलेगा? देख अमन, अगर अपनी अपनी बीवियों के भरोसे रहे तो ये हमें भूखा ही मार देंगी। तो क्यों ना हम चुपचाप खाना खा के निकल लें यहाँ से। हाँ भैया ठीक है। दोनों भाई चुपके खाना खा रहे होते हैं। तभी प्रीत की नजर उन पर जाती है। झगड़े के बीच में अपने पति को खाना खाते देखकर वो बोलती है। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ओ यार आप दोनों का तो रोज का है। अब मुझे और भैया को भूख लगी थी तो खा लिया। अब पूरा दिन हम काम करके आते हैं, तुम्हारी तरह लड़ते तो नहीं रहते किसी से। તમે પણ ખાવાનું ખાવ છે અને ઘરાની નાની વહુ મને इतना कुछ बोले छे પણ તમને શું ફરક પડે છે? તમે ખોરાક લો। सही कहा तुमने, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोनों देवरानी जेठानी अपनी लड़ाई को भूलकर अपने अपने पतियों के पीछे पड़ जाती है, जिसे देखकर उनकी सास बोलती है। दोनों नू लड़ना है ना ता आपस से लड़ो। जे मेरे बेटिया नु कुछ कहा ता छड़ना नहीं मैं। और तुम्हारी लड़ाई को खत्म करने का मुकाबला कर लो ताकि एक दिन ये सारा ड्रामा खत्म हो। जितने मर्जी ताने मारना, गाना गाना, जो करना, लेकिन हारने वाली को जीतने वाली की फिर सारी बातें माननी पड़ेगी। मंजूर आ? दोनों बहुएं हाँ कर देती है और दोनों के बीच पंजा लड़ाने का मुकाबला कराया जाता है। लेकिन उससे पहले ही अपनी जेठानी को उकसाने के लिए प्रीतो गाना गाते हुए बोलती है। ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ ਗੋਡਾ ਤੇਰੀ ਧੋਣੀ ਉੱਤੇ ਚੜ, ਆ ਨੀ ਜਠਾਣੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਟ ਲੂੰਗੀ ਫੜ। ਆ ਨੀ ਦਰਾਣੀਏ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਲੜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖੜ, ਆ ਨੀ ਜਠਾਣੀਏ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜ। चप्पल नीचे पानी लेके डुब मर। ਤੂੰ ਮਰ। तू मर। दोनों की इस तीखी सी नोक-झोंक को सुनकर सब हंसने लगते हैं और ये देखकर दोनों चुप हो जाती हैं और हैरानी से सबको देखने लगती है। तभी परमिंदर उनको बोलती है। चुप क्यों हो गई तुम दोनों? तुम लड़ोगे नहीं तो तुम दोनों का खाना कैसे हजम होगा? पर मम्मी जी सारे हंसी जाते ने। हाँ, અમે કોઈ મજાક નથી કર્યો છે, તમે હસી કાઈ રહ્યો? ये हंस रहे हैं तुम दोनों की नोक-झोंक पर। अरे तुम दोनों जब तक एक दूसरे को देवरानी जेठानी समझोगी ना, हमेशा मुकाबला ही करती रहोगी एक दूसरे से अच्छी बनने का। बहू, तुम दोनों के हाथों में ये घर है। अगर प्यार से रहोगी तो हमेशा यहाँ खुशियाँ ही दिखेंगी, वरना ये घर मकान कहलाएगा जिसमें आए दिन झगड़े ही दिखेंगे लोगों को। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। મને પણ માફ કરી દો પ્રીત।
मैंने कभी तुम्हें अपनी छोटी बहन नहीं माना, हमेशा तुमको अपनी देवरानी ही समझा अने तुम्हारे साथे दुर्व्यवहार करियो। तो मुकाबला खत्म करें जो इतने समय से चलाई बैठी हो तुम दोनों। अपनी माँ की बातें सुनकर अमन और गौरव बोलते हैं। पर माँ, मुकाबला तो शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कहाँ से होगा? हाँ माँ, छोटा सही कह रहा है। प्रीतो और सुमन अपनी सास की बात का मतलब समझ जाती है, जिसके बाद वो अपने अपने पतियों को समझाते हुए बोलती है। मुझे गल ये है ना कि मेरे ते भाभी दे विच जेड़ा एक दूसरे तो अगे जान दी होड़ लगी होई सी ना, आ जेड़ा मुकाबला हुंदा पिया सी आज जो खत्म हो गया। साचू कहियो प्रीत, माजी आवा ने आ शिखावता छे के देवरानी जेठानी पण बहनोनी जेम जीवी शके, आने घर ने समृद्ध बनावी शके। हाँ जी, असी ता हमेशा ऐदा ही रहना। मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की शान हैं। तुम दोनों खुशी खुशी रहो, बस यही तो चाहिए मुझे। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं, पर आगे इस घर की खुशियाँ तुम दोनों पर ही टिकी होंगी। तो अब से भाभी और प्रीतो नहीं लड़ेंगे? यार रोज का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? रुको, हम करवाते हैं आपका एंटरटेनमेंट। दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के पीछे भागने लगती है। परमिंदर की समझदारी से दोनों बहुओं के बीच का मुकाबला खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बिना लड़े ही घर को संभालती है और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। रूपल एक बहुत ही हॉट फिगर वाली लड़की थी जो कि लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया अपने घर आ रही थी। रास्ते में आते हुए वो अपनी माँ कुसुम को फोन करती है और उनसे कहती है, मॉम, मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करने कौन आ रहा है? अरे बेटा, तेरा भाई तो किसी काम से कहीं बाहर गया है। तू एक काम कर, तू अकेली आ जाना। मॉम, ये क्या बात हुई? अगर कोई लेने नहीं आ सकता ना तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। अरे तू चिंता मत कर, मैं भेज दूंगी किसी को। कुसुम को समझ नहीं आता कि वो रूपल को लेने के लिए किसे भेजे। तभी वहाँ पर उसकी बहू दिव्या आ जाती है। दिव्या जो कि गांव की एक सीधी साधी लड़की थी और वो अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। हाँ बहू, वो बात ये है कि तेरी नंद रूपल आ रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको लेने कौन जाएगा। माँ जी, अगर आपको सही लगे तो क्या मैं दीदी को ले आऊं? बात तो तेरी एकदम सही है बहू। तो एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा और जाकर अपनी नंद को ले आ। जी माँ जी। दिव्या तैयार होकर अपनी ननंद को लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है। जब रूपल की नजर अपनी भाभी पर पड़ती है तो वो गुस्से में अपनी भाभी से कहती है, एक्सक्यूज मी, आप आई हैं मुझे लेने के लिए? भाई कहाँ है? वो दीदी, उनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए वो नहीं आ पाए और मैं आ गई। व्हाट द हेल? तो आप किससे पूछ कर आई हैं? दीदी, मैं माँ जी से पूछ कर ही आई हूँ। पर्सनैलिटी देखी है आपने अपनी? मेरे साथ चलने के लायक भी नहीं है आप, गवार कही की। पता नहीं मॉम ने भी आपको क्या सोचकर भेज दिया। कहाँ मैं इतनी हॉट और कहाँ आप। रूपल अपनी भाभी को 4 बातें सुनाकर उनके साथ जाने के लिए टैक्सी में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर के बाद दोनों घर पहुंचती हैं। तभी कुसुम हाथों में आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बेटी को तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है। इतने में रूपल मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहती है, मॉम, आपको क्या जरूरत थी इन बहन जी को एयरपोर्ट भेजने की? अरे तो क्या हो गया अगर बहू तुझे लेने ही आ गई तो? मॉम, आपने इसका पहनावा देखा है? कितनी गवार है ये। जब ये मेरे साथ चल रही थी तो मेरी हॉटनेस का तो फलूदा बन गया लोगों में। ये मत भूल कि वो हमारे घर का हिस्सा है और तुझे अपनी भाभी से ऐसे चिढ़ होती है जैसे कि वो कोई अनजान है। तभी वहाँ पर कुसुम का बेटा विकास आ जाता है और अपनी बहन को देखकर खुशी से उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद वो कहता है, अरे वाह, मेरी गुड़िया आ गई। माँ देखो ना कितनी बड़ी हो गई है ये। वो तो है। पता है हम सबने तुझे कितना मिस किया। जाओ ना भाई, अगर अपनी बहन को इतना ही मिस करते ना तो एयरपोर्ट लेने के लिए आते मुझे। थोड़ी देर तक सभी लोग बातचीत करते हैं और उसके बाद सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। जिस पर रूपल उनसे कहती है, मॉम, खाना किसने बनाया है? और किसने? तेरी भाभी ने। OMG, लगता है तुम पूरा मूड बनाकर बैठी हो भाभी, मेरा फिगर खराब करने का। क्या हुआ दीदी, खाना अच्छा नहीं है क्या? भाभी, ये पूरी सब्जी कौन खाता है?
कितना तेल है इसमें और कितना अनहेल्दी है ये। उफ, आपको क्या पता, आप तो पैदाइशी स्टूपिड हैं। रूपल, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? मॉम, आप बस अपनी इस गवार बहू की ही तरफदारी करना, ये नहीं देख रही कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है। इतना बोलकर रूपल गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रूपल आए दिन किसी न किसी बात पर अपनी भाभी को नीचा दिखाया करती, मगर उसकी भाभी कभी भी उसकी बातों को दिल पर नहीं लगाती थी। रूपल के बुरे बर्ताव के बाद भी दिव्या उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन दिव्या अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल दीदी का जन्मदिन है, क्यों ना हम इसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जाकर ना जल्दी से सारी तैयारियां कर ले तू। रूपल वहीं खड़ी खड़ी सारी बातें सुनती रहती है और अगले दिन रूपल का जन्मदिन आ जाता है। रूपल अपने बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट करती है। सभी लोग उस पार्टी में बड़े ही स्टाइलिश कपड़े पहन कर आते हैं। थोड़ी ही देर में रूपल केक कट करती है। सभी लोग उसकी बर्थडे पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं कि तभी अचानक दिव्या कोल्ड ड्रिंक जब लेकर जा रही होती है तो गलती से कोल्ड ड्रिंक रूपल की एक दोस्त किंजल पर गिर जाती है। ऐसे में किंजल गुस्से से कहती है, ओफो, दिखाई नहीं देता क्या? इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तुमने। क्या हुआ किंजल? यार ये गवार कौन है? अरे पर कुछ हुआ भी तो होगा। यार ये कोल्ड ड्रिंक गिराती और देखना मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी इसने। ये मेरी भाभी है, गवार जाकर ना किसी और को बोलियो तू। ओह, तो तू अब अपनी गवार भाभी के लिए अपनी दोस्त को ऐसे बोलेगी? जैसे तूने मुझसे बात की वैसे ही मैंने तेरी बात का जवाब दे दिया। ठीक है फिर मैं ही जा रही हूँ यहाँ से। तेरी मर्जी है। और वैसे भी अगर मेरे परिवार वालों के बारे में तू या तेरे जैसा कोई भी और बोलेगा ना तो मैं तो उसे सुनाऊंगी ही। किंजल गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि तभी दिव्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रूपल भी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है, दीदी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती ना हो, मगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस कहीं ना कहीं इन सब के जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि आज तक मैं ही आपको हमेशा नीचा दिखाने में लगी रही। मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रूपल अपनी भाभी को शहर के तौर तरीकों के बारे में सब सिखाती है, जैसे कि मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाना और लोगों से बात करने का तरीका सिखाना। साथ ही वो अपनी भाभी को बहुत ही ज्यादा हॉट भी बना देती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। दिव्या भी धीरे धीरे अपनी ननद की तरह बताई हुई उसकी सारी बातों को फॉलो करती है। ऐसे ही एक दिन दोनों ननद भाभी मार्केट जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में दो लड़के रूपल को छेड़ने लगते हैं। दिव्या ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और उन दोनों लड़कों को खींचकर एक जोरदार चाटा लगाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है लड़कियाँ कमजोर हैं और तुम जो मर्जी कर लोगे उनके साथ? तो मिस्टर, ये तुम्हारी भूल है, समझे? ए, तेरे को छेड़ा क्या जो तू इतनी बावली हो रही है? और क्या, अपन को तेरे से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आइटम तू खराब नहीं है, फिगर भी ठीक ठाक ही है और ये साथ वाली आइटम भी मस्त है। वैसे ये मेरी भाभी है और इन्होंने जो भी कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। लड़कियां कोई खेलने की चीज नहीं होती। साले आइटम तेरी माँ होगी, जा उसे बोल जाके। दोनों की तेज आवाज सुनकर वहाँ पर भीड़ जमा होने लगती है। सभी लोग रूपल और दिव्या का साथ देते हैं और मिलकर उन दोनों बदमाश लड़कों की खूब पिटाई करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों ननद भाभी वापस घर लौट आती हैं कि तभी रूपल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देखकर। आज आपने अपने लिए आवाज उठाई है। आप वो डरी सहमी दिव्या नहीं बल्कि मेरी स्ट्रॉन्ग भाभी हो। थैंक यू दीदी, ये हिम्मत मुझे आपसे मिली है। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती। तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहीं किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, जिसके थोड़े ही समय के बाद रूपल की एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी हो जाती है और दोनों ननद भाभी अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।